अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। आप लुटाए अनुभव में हम करते हैं, शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बड़ौदा ईश्वरीय परिवार आज बहुत खुश है। आज हम आपको सुनने वाले जी। एल्बम बनाया था, मैं समझता हूँ ये सन 2011-12 की बात है, ठीक है। 2011-12 में ये तैयार हुआ था। तो उस वक्त वो 4 डीवीडी का सेट था, फेस टू फेस वाला, और वो डीवीडी मैंने काफी बेची थी। उस वक्त मैं उस डिपार्टमेंट में सेवा देता था, तो मुझे वो बहुत पसंद आया था 4 डीवीडी का वो जो फेस टू फेस। तो जो भी आते थे हमारे पास उनको मैं खास बोलता था ये बहुत अच्छा है, आप ले जाइए, सेवा के लिए बहुत काम का है। तो वो मैंने काफी बेचा था। तो प्यारे साथियों, जो हमारी उर्मिल बहन है वो मास्टर डिग्री होल्डर है फिजिक्स के अंदर, आपने मास्टर डिग्री किया है, और आप जोनल कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की। और सेवा आपने यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और नेपाल जैसे कई देशों में आपने भ्रमण किया है। साथ साथ आप बहुत अच्छे से भट्ठी भी कराती है, और उसमें भी खास सीनियर टीचर्स के लिए भी आप भट्ठी कराते हैं। और जो सशक्त नींव एक प्रोग्राम था उसके भी आप इंस्ट्रूमेंट रहे हैं, बैकबोन रहे हैं। और वो सशक्त नींव जो कार्यक्रम है वो ब्रह्मा कुमारी और गुड़गांव पुलिस के बीच का वो बहुत सुंदर कोलैबोरेशन है। साथ साथ थॉट लैब एक प्रोग्राम चला तो नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में, उसके भी आप इंस्ट्रूमेंट रहे हैं। तो आपके इंटरव्यूज रेडियो और टेलीविजन में भी आए हैं, आते रहते हैं, में भी इंटरव्यू। एल्बम बना वो भी आपके द्वारा ही तैयार हुआ। और अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो उर्मिल बहन के कई वीडियो मिलेंगे। तो सात्विक रसोई वो भी टीवी में वो प्रोग्राम लॉन्च किया था आपने, तो उसमें एक एपिसोड पानी पूरी बनाने का तरीका आपने बताया था, मतलब आपके द्वारा। तो वो भी मैंने एक बार देखा हुआ है। तो उर्मिल बहन का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे पूनम बहन भी हाजिर है। तो पूनम बहन से भी मैं चाहूंगा, पूनम बहन 2 शब्द आप भी वेलकम के जरूर कहे, उसके बाद हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। आदरणीय पूनम। ओम शांति उर्मिल बहन जी। ओम शांति उर्मिल बहन जी, मैं आपका, क्योंकि आप बाबा के रूहानी बगिया के रूहानी पुष्प हो, इसलिए रूहानी पुष्प के साथ ही गुलाब के फूलों के साथ आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से, शालीमार बाग सेवा केंद्र की ओर से, और दिल्ली की सभी जो इस विंग से जुड़ी हुई बहनें हैं उन सब की ओर से आपका दिल से स्वागत करती हूँ कि आपको जैसे ही इस प्रोग्राम का बताया और आपने जो है उसको स्वीकार किया। तो आपके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा फरिश्तों की बात करता है तो उसमें से सेवाओं का फरिश्ता एक आप भी हैं। आपको भी हमेशा सेवाओं में, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में उड़ते हुए देखा है, जो कि अभी भ्राता मनीष जी ने बताई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक विशेष बात और है कि सिर्फ आप ही
इन सेवाओं में नहीं उड़ रहे, लेकिन अपने पूरे लौकिक परिवार के इनके सारे सदस्य, सबसे बड़ी हैरानी की बात कि दिल्ली के अंदर एक ये ऐसा परिवार जिसका हर सदस्य बहुत एजुकेटेड और अलग अलग विंग की सेवाओं को संभाल रहे, जैसे छोटी बहन एजुकेशन विंग की, डॉक्टर साहब मेडिकल विंग के, मोहित भाई भी जो है देश विदेश में सेवाएं करते रहते। तो एक इतना सुंदर बाबा की बगिया का ये परिवार जो कि दिल्ली की सेवाओं को महकाता भी है, खुशबू भी देता है, नवीनता भी देता है और साथ साथ जो है शोभा भी बढ़ाता है। हर प्रोग्राम में जब ये सब होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि सभी अपनी अपनी सेवाओं के कारण से दिल्ली के सभी मेगा प्रोग्राम में आप सब हाजिर रहते हैं। तो इसलिए आप स्वभाव से भी बहुत नम्रचित्त हैं, जितनी आप दिव्य बुद्धि रखते हैं, लेकिन साथ साथ जो है नम्रचित्त भी बहुत है। सबके साथ घुल मिल करके चलना, ईश्वरीय सेवाओं के नए नए प्लान बनाना, और हमारी दिल्ली में जो 25 वर्ष से ऊपर वाली टीचर्स बहने हैं उनकी जब स्व उन्नति के प्रोग्राम चलते हैं तो उनके लिए विभिन्न जो है विषयों पर पॉइंट्स निकालना, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो ऐसा दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त और उसको बाबा की विभिन्न सेवाओं में, नवीनताओं में, योजनाओं में रिसर्च करते हुए आप स्वयं भी आगे बढ़ती हैं और सबको भी आगे बढ़ाती रहती हैं। तो पुनः पुनः आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूनम बहन जी, आपने तो बहुत सी बातें कह दी, इतना तो सब कुछ नहीं है। और क्रेडिट बाबा को और दैवी परिवार को ही जाता है, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर सदा निरंतर बनी रही हैं, उसी का ये सब मैं समझती हूँ प्रताप है। और यदि बाबा ना होता, दैवी परिवार ना होता, तो शायद हमें अपने आप को शोकेस करने का भी मौका। और एक खुशी की बात ये है प्यारे साथियों कि आज तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और कल्चर विंग इकट्ठी हुई है। पूनम बहन जी ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी ठीक है। कल्चरल विंग के भी बहुत सारे प्रोग्राम अपने उर्मिल बहन जी देती रहते हैं। जब भी दिल्ली के अंदर हम विंग का अभियान निकालते हैं तो पालम विहार भी जरूर पार्टिसिपेट करता है। और उर्मिल बहन जी के तो बहुत सारे गुण और विशेषताएं हैं, जो लिस्ट तो सामने आ रही है, लेकिन समय कम के कारण मैं जो है बता नहीं सकती। आप वो इनके अनुभवों से ही समझ जाएंगे। तो भले उर्मिल बहन जी आप शुरू करें। जी जी जी। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मौका दिया अपने जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको सामने रखने का। वैसे तो हर आत्मा ही विशेष है, लेकिन फिर भी बाबा ने एक एक रतन को चुना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर है। मैं थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड से शुरू करूंगी। जैसा कि पूनम बहन जी ने भी कहा कि हमारी एक बहुत एजुकेटेड फैमिली रही और सारे ही सदस्य बहुत टॉप पोजीशंस पर रहे। हम लोगों की फैमिली से, मधुबन हमारी फैमिली से, तो मैंने सिर्फ ये बात इसलिए जिक्र की क्योंकि जब हम छोटे थे और इस ज्ञान में चले थे तो मैं जस्ट 10th क्लास में पढ़ती थी। 1972 की ये बात है। और लौकिक मदर ज्ञान में जाया करती थी, उनको अच्छा लगता था। जैसे लेडीज बता रही थी कि इस तरह से एक अच्छे परिवार से होने की वजह से मैं थोड़ा सा इस बात पर बहुत अटेंशन रखती थी कि परिवार में किस प्रकार की भी डिसर्विस ना हो जाए। तो उसके लिए मैं मेहनत बहुत करती थी, रात रात उठ करके योग तपस्या किया करती थी। क्योंकि जैसे ही लौकिक माँ ने ज्ञान में जाना शुरू किया और उन्होंने हमें कहा कि तुम चलो, इस तरह से जब लौकिक माँ ने जाना शुरू किया और हमें उन्होंने कहा कि आप आइए आश्रम एक बार चलो, क्योंकि मेरे उन दिनों हायर सेकेंडरी बोर्ड के पेपर्स थे। तो वैसे तो मैं भगवान को मानती थी, लेकिन फिर मैं जब वहां पर गई तो उस समय पर माँ ने जब मुझे ये कहा तो मेरे को एकदम अंदर में डर लगा कि अगर मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगी और वो कहीं मुझे फेल ना कर दे। तो इस थॉट को लेकर के मैं चली गई और मन में अलग अलग विचार थे, क्योंकि मैं कुछ नास्तिक भी थी और कुछ आस्तिक भी थी।
नास्तिक मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे को किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, और आस्तिक इसलिए थी कि भगवान से मुझे थोड़ा अंदर से प्यार उमड़ता था, पता नहीं क्यों। तो जब मैं वहां पर गई तो अजीब से थॉट्स लेकर के मैं गई थी, जिसमें मेरे मन में विचार आते थे, पता नहीं बहनें कुछ खा रही होंगी तो मुझसे पूछेंगी कि नहीं मेरा पेपर है, अपनी बातें कहना शुरू कर देंगी। तो मैंने देखा जब मैं वहां पर गई तो बहनों ने कोई भी इस तरह की बात मेरे से नहीं की, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका कल पेपर है, जिसको भी आप भगवान मानती हैं आप भगवान मान करके अपने पेपर को करिएगा। तो उन्होंने मुझे अच्छी सी बात कही, एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया, जैसे बच्चों को कोई छोटा सा गिफ्ट मिलता है ना तो खुश हो जाते हैं। और फिर उन्होंने एक क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में छोड़ दी कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर जो है ना हम आपको ये दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, और आप आएंगे तो हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। तो उन दिनों मेरी जब पेपर्स के दिन थे तो पेपर्स के दिनों के अंदर ही मैंने एक स्वप्न देखा था, जिसमें मैंने देखा कि कृष्ण की जो पाँव है वो नरक की तरफ है और उनके हाथ में जो है वो स्वर्ग है। तो जब मैं सुबह में उठी तो वो मैं स्वप्न भूल गई है क्या स्वप्न था। और बीच में क्योंकि मार्च में हायर सेकेंडरी बोर्ड के पेपर्स हुआ करते थे, तो उन दिनों फिर मार्च में छुट्टियां आई होली के फंक्शन की, तो उस समय 2-3 ब्रेक्स थे। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी और उसमें जो अगला मेरा पेपर था वो फिजिक्स का था और मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ और मैं जा कर के देखती हूँ कि सेंटर पे क्या होता है। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने वही श्री कृष्ण का चित्र देखा, और देख करके मुझे याद आया कि ये तो मैंने स्वप्न में देखा था। तब बहनों ने मुझे बताया कि देखो ये आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, भगवान ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और आप जब पेपर्स खत्म होने के बाद में आएंगी तो हम इसके सारे राज आपको बताएंगे। तो जब हम गए तो पेपर्स के बाद में, क्योंकि उन दिनों कोई कैरियर नहीं होता था, तो बहनों ने मुझे उसका रहस्य समझाया कि किस तरह से परमात्मा पिता आकर के ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो मन में एक बहुत खुशी भी हुई, लेकिन कोई लॉजिक नहीं मिलता था और लॉजिक जानने की इच्छा थी, तो इसलिए फिर काफी सोच भी चलती थी। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ का इसलिए लक्ष्य ही है कि हम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी के समान कैसे बने। तो मुझे अपनी बचपन की बात याद आ गई, क्योंकि मैं दिवाली वाले दिन पैदा हुई थी, तो मेरी माँ ने जो मेरा नाम रखा था वो लक्ष्मी ही रखा था। और लक्ष्मी रखने के बाद उनको ये लगा कि नहीं, ये लक्ष्मी नाम थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने बदल करके मेरा नाम गीता रख दिया था। और फिर उस समय ये लगा कि उनको ये लगा कि अगर इसने कोई घर का काम नहीं किया तो गीता को गाली लगेगी, तो उन्होंने फिर नाम बदल करके मेरा उर्मिल रख दिया था। और फिर जब मैं यहाँ सेंटर पर गई तो मुझे वही बात याद आ गई कि हमें नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, और ये इस ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य उद्देश्य है। खैर मैंने अपना स्टूडेंट लाइफ क्लियर की अप टू 11th, और उसके बाद मैंने पेपर्स के बाद मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैं टॉपर थी फिजिक्स की, खास किरोड़ीमल कॉलेज जो कोएड कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसको मैंने ज्वाइन किया था। और वहाँ जब मैंने इसको ज्वाइन किया और साथ साथ में ये स्टडीज़ भी करती रही ब्रह्मा कुमारी राजयोगा की, तो मेरे मन में एक चीज़ बहुत अच्छे से जमने लगी थी, क्योंकि मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स उन दिनों ज्वाइन किया था। तो मन में एक बात बहुत अच्छे से जम गई थी कि एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आएगा कि जिस दिन मैं मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ साथ मैं मास्टर ऑफ मेटाफिजिक्स भी बन जाऊंगी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती थी। अब जैसे ही हम लोगों ने जाना शुरू किया तो लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं। परिवार वाले बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे, बड़े भाई थे, सब कुछ थे, लेकिन मेरे को हमेशा ये मन में रहता था कि मैं कभी भी परिवार वालों को नाराज ना करूं। बाहर जा कर के ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपके कोई निकट रहते हैं और निकट रहने वालों को आप संतुष्ट कर पाते हैं, तो मैं समझती थी कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा अंदर में एक कॉन्सेप्ट रहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन फैमिली वालों को हर चीज में संतुष्ट करना है।
पर खैर बातें बहुत आती थी, मैं उनके साथ कोऑपरेट भी बहुत करती थी। स्टडीज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैं मेहनत भी करती थी लौकिक में, सबको संतुष्ट करने के लिए, चाहे खाना बनाना पड़े, चाहे किचन में काम करना पड़े या फिर कुछ और काम करना पड़े। मैं दिन और रात लग के बहुत मेहनत किया करती, रात को 2-2 बजे तक बैठ करके, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। अब एक बार की बात है, मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, तो मेरा फाइनल पेपर्स बहुत निकट था और मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज ये था कि हमारी एक सीनियर सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि एक बहुत बड़ा हेल्थ फेयर लगा है और वहाँ हमें कुछ एजुकेटेड हैंड्स की ज़रूरत है, तो उसमें आप आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मुझे, क्योंकि ये फर्स्ट लाइफ लगने लगी थी, मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा था मेडिटेशन थे, क्योंकि मैं उनको खुद ही साइंटिफिकली लॉजिकली लेती थी। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है कि अगर आपको ए नॉट इक्वल टू बी प्रूव करना है तो आपको इस बात को लेकर के एज्यूम करके चलना पड़ेगा दैट ए इज इक्वल टू बी, और फिर आप प्रूव कर देते हैं दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसी तरह से मैं एज्यूम करके चलती थी कि हाँ बाबा साथ है, बाबा मदद करता है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जैसे और फ्रीक्वेंसीज एयर में अवेलेबल है, तो इसी तरह से ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी परमात्मा भी इस यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो उसको भी हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग टीवी और रेडियो चैनल्स को अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसका बटन दबाते हैं, तो जो हम चैनल दबाते हैं तो हमें उसी का वीडियो सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे को ये ज्ञान धीरे धीरे बहुत कन्विंसिंग लगने लगा और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भीतर में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब दीदी ने मुझे कहा कि आपको आना है, तो मैंने अंदर में ठान लिया, क्योंकि मेरे को ये फर्स्ट लाइफ लगने लगी थी कि मैं इसमें जाऊंगी। अब क्या था, फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। 25-25 का फाइल जो बड़ी बड़ी होती थी, उनके 25 पेज का एक एक्सपेरिमेंट होता था और उसमें बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलाज हुआ करते थे। अब एक दिन के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स को याद कर लेना, रिवाइज करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। खैर मैं चली तो गई वहां पर, लेकिन आते आते मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन नहीं आ पाई और थोड़ा उसमें टाइम लग गया और रात को पहुंचते पहुंचते मुझे 10 बज गए। अब जब मैं घर में पहुंची तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं जो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो वो कहा, मैं कहा बाबा अब मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। मैं एक बार तो रिवाइज हल्के रूप से तो कर सकती हूँ एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं थॉरो तो इतने कम टाइम के अंदर रिवाइज नहीं कर सकती और मुझे अपने अंदर थोड़ा स्टैमिना भी चाहिए, क्योंकि मैं अगले दिन जा करके मैं उस एक्सपेरिमेंट को कर सकूँ। क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो मॉर्निंग पे 9 बजे शुरू होते थे और शाम के 5। तो मैंने जैसे ही बाबा को कहा तो बाबा ने मुझे जैसे 2 एक्सपेरिमेंट्स टच किए और मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स को बहुत थॉरो कर लिया। और थॉरो करने के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो एग्जामिनर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सामने बैठे हुए थे और फाइल सिस्टम होता था, तो ढेर सारी फाइल्स पर एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए रखे थे। तो मैं बाबा की याद में खड़ी हो गई और बाबा की याद में मैंने एक फाइल को पिक किया। मैंने जैसे उस फाइल को पिक किया तो मैंने देखा कि नीमन बाबा को बहुत थैंक्स किया कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हैं और आप एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे बाबा के साथ अनुभव करती गई, उसका अनुभव करती गई, तो मुझे उसके साथ बहुत प्यार होता चला गया और छोटी छोटी बातों में मैं उसको यूज करने लगी। जैसे मानो मैं यूनिवर्सिटी से आती थी, बहुत थकी होती थी, सुबह निकलते थे 6-6 बजे और रात को पहुंचते थे 8-8 बजे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे घर से समझिए 2 घंटे का तो रास्ता ही था और फिर उन दिनों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो बहुत दिक्कत आती थी। तो एक तो पढ़ाई से थक जाते थे, दूसरा एक्सर्शन जो होता था तो एक बहुत बड़ा लोड हो जाता था। लेकिन मेरे को इतनी लगन थी कि मैं दोनों टाइम सेंटर जाती थी, सुबह भी जाती थी और शाम को भी जाती थी।
तो आप सोच सकते हैं कि घर में भी कितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस लेती रही होंगी। स्ट्रेस तो नहीं कहेंगे, प्रेशर ऑफ वर्क लेती रही। फिर फैमिली को भी सेटिस्फाई करना होता था, तो उनके साथ भी चलने के लिए बहुत ध्यान रखती थी। तो इस प्रकार से चलते चलते मैंने देखा कि परिवार के अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट होने लगी, और वो मुझे कहने लगे कि आप जहाँ जाते हो ना, तो आप वहाँ नहीं जाओगे। तो उसमें मुझे लगा कि परिवार वालों की जब तक मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ और मैं सेवा करके उनको संतुष्ट नहीं कर पाती हूँ, तो इट मीन्स आई एम नॉट ए सक्सेसफुल बीके। मैं अपने साथ इस बात को लगाती थी। तो मैंने देखा कि जो सबसे बड़े भाई साहब वो डॉक्टर थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मेडिसिन के, और सिस्टर इन लॉ भी गायनोकोलॉजिस्ट थी। तो वो दोनों ने एक दिन मुझे बहुत अच्छे से बिठा लिया, और उस समय तक जो छोटी लौकिक बहन सुदेश, जो अभी जोनल कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन विंग की, और एक वीरेंद्र भाई जो मुझसे छोटे रहे, वो भी ज्ञान में चल चुके थे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अभी यज्ञकारी RF का दिल्ली का देखते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन मैं बड़ी थी तो वो मेरे से ही बात करते थे। मेरे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कल से आप जहाँ जाती हो ना, आप नहीं जाओगे। लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर्स जो है, हमने उनको ब्रह्मा कुमारीज में देखा, उनकी रैलीज में देखा, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे बड़ा खराब सा लगता था कि ऐसा क्यों सोचते हैं। पर उन दिनों क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज की लोगों के सामने एक बहुत अच्छी इमेज नहीं थी। मैं ये आपसे बात कर रही हूँ कोई 1975 की। तो मेरे को लगा कि अब क्या किया जाए। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी डॉक्टर मंजू गुप्ता, वो मुझे एक तरफ ले गई और मुझे कहने लगी कि उर्मिल, तुम जहाँ जाती हो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लोग बोलते हैं आपको घर में क्या तकलीफ है। तो मैंने कहा भाभी जी मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा ही हमें ये कहते हो कि आप यहाँ नहीं जाओ, आप वहाँ नहीं जाओ। लेकिन आप एक बार, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, मैं भी आपसे एक छोटा होने के नाते से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ पर हम जाते हैं एक बार आप वहाँ जाके तो देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें बताना, और नहीं अच्छा लगे तो जिस दिन आप कहेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता है तो उस दिन से हम वहाँ पर जाना छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, खैर इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा। आदरणीय गुलजार दादी जी को हमारी पूरी स्टोरी मालूम थी कि इन कन्याओं को बहुत बंधन है और परिवार वाले इनको चलने नहीं देते हैं। हम छुप छुप के सेंटर्स पर जाया करते थे, पीछे का बहनें रास्ता खोला करती थी हमारे लिए गेट, तब हम घुसा करते थे, और कोई ना कोई जाकर फिर भी घर में जिक्र कर देता था, क्योंकि बहुत माना हुआ परिवार था। पूरे गांव में हम लोग चर्चा के विषय होते थे। तो इस प्रकार से खैर टाइम गुजरता चला गया, लेकिन हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये था कि हम तो अब बाबा के ही हैं और बाबा के ही बना करके चलेंगे। तो हमने देखा कि हम बाबा की निश्चय होकर के चलते रहे। फिर 83 में हम काफ़ी इनकी सेवा करते रहे। 73 से लेकर के 83 तक बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मेहनत की, अपने बड़े भाई और भाभी के ऊपर। इनके 2 छोटे बच्चे भी रहे, जो अभी डॉक्टर मोहित को शायद आप बहुत भाई बहन जानते भी होंगे, बहुत अच्छा एक स्पीकर है बाबा के यज्ञ का। तो ये लोगों ने फिर अचानक प्रोग्राम बनाया माउंट आबू जाने का, और उस समय मैंने ही इनको कहा कि मैंने कहा आप कब चलेंगे माउंट आबू, आप सब जगह हो आए हैं तो एक बार आप माउंट आबू हिल स्टेशन नहीं जाएंगे क्या। तो इन्होंने बाई चांस, उनको मैंने बोला देखो हमारे देश का राष्ट्रपति उन दिनों जैल सिंह गए थे माउंट आबू, वो भी हो आए हैं, तो हमारे घर का राष्ट्रपति कब जाएगा। तो समहाउ उनको जो ऐसे लगा कि हमारा जो है एक मोरल बूस्टअप हो गया है, और उन्होंने एकदम बोला कि हाँ ठीक है इस साल हम चलते हैं। तो जैसे यही बोला कि शायद कल या परसों ही हम चलते हैं, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि अब इतनी जल्दी माउंट आबू एकदम कैसे इनको लेकर जाया जाए। फिर गुलजार दादी जी से हमने बात किया कि दादी जी इस तरह से वो कहते हैं और आबू जाने की बोल रहे हैं। तो दादी जी ने हमारे लिए उसी समय टेलीग्राम किया मधुबन में, और मधुबन में जा कर के जो इनको परवरिश मिली, और मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र होता है कि यज्ञ में एक
अच्छे परिवार का कपल और एक इतना एजुकेटेड कपल कि जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही अच्छे एजुकेटेड हों, ये में एक फर्स्ट ही कपल था। तो बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा की और बहुत इम्प्रेस होकर के आए। और आने के बाद फिर घर में और हंगामा शुरू हो गया कि खुद तो जाती थी, अब इनको भी ले गई। तो उसमें फिर और प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी। खैर फिर इनको लौकिक मदर ने कहा कि कोई बात नहीं, 1 वीक कोर्स जो आश्रम पर होता है। उन दिनों कमला नगर का सेंटर जो था वो शक्ति नगर शिफ्ट हो गया था और ये लोग शक्ति नगर में ही रहा करते थे। तो उस समय फिर शक्ति नगर में इन्होंने सोचा कि चलो हम लोग जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कोर्स किया तो इनको ज्ञान की एक एक बात के बाद इन्होंने पीछे के नहीं देखा, एकदम बाबा के ऊपर निश्चय हो गया। इन्होंने चलने लगे। आप मम्मी पापा आप क्या पढ़ते हैं रोज सुबह? तो उन्होंने कहा कि हम मुरली पढ़ते हैं। कहते मुरली क्या होती है? गॉडली वर्शंस होते हैं, उससे क्या होता है? उससे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो कहते हैं आप दोनों ही स्वर्ग में जाएंगे क्या? हमें नहीं लेके जाना चाहते? हम बच्चे भी तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। फिर ये मोहित मोनिका दोनों ने भी मुरली को सुनना शुरू किया और रेगुलर स्टडी करना शुरू किया। और जगदीश भाई ने हमारे परिवार को बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ध्यान भी रखा, क्योंकि जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो मैं जगदीश भाई की राइटिंग वर्क में बहुत मदद किया करती थी, क्योंकि उन दिनों सारा काम हाथ से ही हुआ करता था और उनके पास कोई इतनी मैन पावर भी नहीं होती थी। तो वो सुधा बहन हुआ करती थी जो जगदीश भाई को, जो आज रशिया में है, और इतने थे काम। और मैं पूरी रात 11, 12, 1 बजे तक बैठ करके भी उनको सवेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं वो सारा काम, 8:30 पीरियड होता था हमारा फर्स्ट, तो मैं सारा काम उनको हैंड ओवर करके जाती थी। तो वो थोड़ा डेडिकेशन को नोट तो करते ही थे और उनकी परख भी बहुत ज्यादा थी। और जब वो मुझे जब जैसे कहते थे मैं वो उनको काम, चाहे कैसे भी मुझे अंबर से तारे तोड़ के लाने पड़े, मैं उनको ला करके देती थी। तो उनको मेरे प्रति इतना रिगार्ड था कि मैं जब भी जाती थी वो सीट से हमेशा उठ करके खड़े हो जाते थे। तो मैं कहती थी भाई साहब नहीं, मैं इतनी रिस्पेक्ट के लायक तो नहीं, मेरे से जो छोटी सी सेवाएं की, चाहे किसी मेले में किसी बड़े व्यक्ति को लाने के लिए कहा है, आप हर एक को पकड़ के ले आती हो। हम लोग हैरान होते हैं कि आप लोगों को ले कैसे आती हो। एक बार की मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि दिल्ली दूरदर्शन पर, क्योंकि उन दिनों मैं स्टडीज को पूरा कर चुकी थी, 1978 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था फिजिक्स में। उसके बाद मैंने एक मन में संकल्प था कि अगर मैं कहीं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ तो शायद, नहीं तो फैमिली वाले शादी ना कर दें कहीं। तो मैंने फिर इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के लिए ऑप्ट किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा वो आ गया था। तो मुझे लगा कि मैं अब पीएचडी को ना ज्वाइन करके अगर अपनी लाइफ की सेफ्टी चाहती हूँ तो जॉब की तरफ चली जाऊँ। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था और उन दिनों फिर एक शक्ति नगर में ही फेयर होने वाला था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें कोई बहुत अच्छे चीफ गेस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हमारे यहाँ ब्रांच में बहुत प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट स्ट्रीट जो ब्रांच होती थी जिसमें मैं काम करती थी, तो उसके जस्ट ऑपोजिट ही दूरदर्शन होता था। सब हम लोगों के यहाँ पर आते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनका उनकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन मैं एक इसका इंस्टेंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सीधा वहाँ के पीए को जाकर कहा कि मेरे को जो दूरदर्शन के डायरेक्टर है उनसे मिलना है, और एनएस रावत हुआ करते थे उन दिनों। तो वो थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारीज के जब बातचीत की तो उन दिनों ब्रह्मा कुमारीज के प्रति धारणाएं तो लोगों की बहुत ही गलत थी। तो मैंने उनसे कहा मैं इस तरह से आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारीज का, हम लोगों का एक बहुत बड़ा फेयर है, उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर चीफ्स आने वाले हैं, तो आप भी उसमें आए। तो उन्होंने कहा कि और हमारी जो खबर है वो उसमें दें। तो उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊंगा लेकिन हम खबर नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, आप खबर क्यों नहीं देंगे?
कहते हम खबर इसलिए नहीं देंगे, हम खबर आपकी देंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस भी हमको कहेंगे कि आप हमारी भी दीजिए। तो मैंने कहा इसमें बुराई क्या है, अगर और ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनकी भी खबर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनके साथ आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत प्यार से सत्यता को सभ्यता से उनके सामने रखा। मैंने कहा देखो कल ही एक खबर थी कि एवरेस्ट पर कुछ लोग गए और वहां से वो चीजें चुन करके लेकर के आए, आपने उसको एक नेशनल न्यूज बना करके छापा। और कोई यदि बुराइयां छुड़ाता है और कोई अच्छा काम करता है, हमारे यहाँ पर उन दिनों कोई रैली भी आने वाली थी तो उसकी कवरेज के लिए भी मैंने उनको कहा था। तो मैंने कहा आप कहते हैं कि हम कवर नहीं करेंगे, तो मैंने कहा इसका मतलब हम ये कि आप लोग जो भी काम कर, वो मेरे मुंह से बातें सब सुनकर बड़े दंग रह गए, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर समझा कि ब्रह्मा कुमारी जब जेल से हुआ, क्योंकि उनकी जो ही दिन तक रखा गया था और उस समय मीडिया तक का मटेरियल दिखाए। उस समय डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के लैले जी हुआ करते थे। तो आशा बहन जी जो दिल्ली में है, उन्होंने मुझे कहा कि उर्मिल जाओ दूरदर्शन, उनके साथ एक बार उन्होंने मुझे बोला इस चीज को परस्यू करते रहना। तो उन दिनों वहां पर मैं एक नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर बसवराज हुआ करते थे, उनके साथ में काफी दूरदर्शन के प्रोग्राम्स जो थे ना अपने की ब्रह्मा कुमारी इसके आप दीजिए, मैं परस्यू करती रही। क्योंकि प्रोफेसर जो लैले थे उन्होंने वो सारा इनको दे दिया था, बसवराज जी को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने फाइल पास कर दी कि इनके प्रोग्राम्स जो है दूरदर्शन पे दिखाए जाएं DD1 पर अब उन्होंने मना किया कि मैं जाती थी हमेशा कोई ना कोई रुकावट दिखाते थे, आज खेलों का प्रोग्राम हो गया, आज फला प्रोग्राम हो गया, इस वजह से हम आपका प्रोग्राम नहीं दिखा सकते हैं। तो करते करते उन्होंने इस तरह से 6 महीने गुजार दिए और मैं चुपचाप सुनती थी और आ जाती थी, लेकिन मैंने जाना पीछा नहीं छोड़ा। अब ना पीछा छोड़ा जाने का मैंने, तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका जो है ना प्रोग्राम, मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ले ली और फिर मैंने बड़े स्ट्रांगली बोला, मैंने कहा सर मैं आपकी बात को समझती हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप भी एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैं भी एक ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे मालूम है कि किसी ऑफिस की वर्किंग कैसे होती है। मुझे ये पता है कि आपके जो भी प्रोग्राम फिक्स होते होंगे वो 3 महीने या 6 महीने पहले फिक्स हो जाते होंगे। ऐसा नहीं होता होगा कि सारे ही प्रोग्राम्स ऑल ऑफ ए सडन चेंज होते हों या फिक्स होते हों। कोई इमरजेंसी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं मान सकती हूँ, पर आप मुझे बताइए कि कोई क्या कारण है जो आप मुझे रोज ही कह देते हैं कि आज आपका प्रोग्राम नहीं दिखा पाएंगे, कल नहीं दिखा पाएंगे, आप फिर आना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस और व्हाट। तो उसके अंदर थोड़ा सा लगा कि ये बड़ी दम वाली है, तो उसने मेरे को कहा कि देखो नहीं हम आपका प्रोग्राम दिखाएंगे, फिर और धर्म वाले हमको कहेंगे। तो मैंने कहा उसमें बुराई क्या है, जो धर्म अच्छा काम कर रहा है उसका आप दिखाइए। जब आप झगड़े दिखा सकते हैं टेलीविजन पर, तो क्या आप अच्छी खबरें नहीं दिखा सकते हैं? मीडिया किस लिए होता है? केवल इसी प्रकार की खबरों को दिखाने के लिए कि वहां पर ऐसा हो गया, वहां पर आतंक हो गया, वहां पर चोरी हो गई, वहां पर उस मिनिस्टर ने ये कहा। कोई अच्छा काम कर रहा है दुनिया में, उन चीजों को भी तो आप हाईलाइट करिए ना। तो खैर मेरी उस बात से उसमें दम आ गया और उसने फिर क्या किया कि वो जैल सिंह की डेथ हुई थी, तो उन दिनों उस चीज को हमारे कैसेट्स को दिखाना शुरू किया और उनको दिखाने के बाद जैसे ही उन्होंने प्रोग्राम्स दिखाए तो हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत अच्छे कमेंट्स आ गए ब्रह्मा कुमारी जी के उन प्रोग्राम की वजह से। तो उन्होंने लिखा कि ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं और ये प्रोग्राम्स हमारे दिखाए जाएं। तो तब से ये DD1 पर सबसे पहले खुला था कि ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम्स जो थे टीवी पर आने शुरू हुए थे और उसके बाद तो फिर काफी प्रोग्राम से रास्ता ही खुल गया था। इससे मेरा कहने का भाव यही है कि अगर हम किसी चीज को, जो बाबा कहते हैं ना, पीछे छोड़ देते हैं, कभी भी बीच में ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जितना हम लोग किसी चीज को स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और हमें जैसे
अर्जुन को मछली की आंख और उसमें भी आंख में भी उसको पुतली दिखाई देती थी। अगर हमारा ये लक्ष्य होता है सफलता ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार का एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सामने आया था जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना था। तो उन दिनों मैं एक और बात थोड़ा शेयर करती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों का ये सारा डिसाइड हो चुका था कि अब हमें सेंटर बनाना चाहिए या हमें कहीं सेवाओं पर निकलना चाहिए, तो ये मेरा एक अपना मन का ही संकल्प था। लेकिन परिवार वाले इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे, जबकि वो ज्ञान में चलने भी लगे थे। तो हम लोग साथ थे, फैमिली से जो ज्ञान में चलते थे। फैमिली काफी बड़ी थी, 5 लौकिक भाई थे, तो उनकी फैमिलीज हो गई और बहुत क्लोज नेट फैमिली थी। और उसका भी जो की पर्सन थे हम लोग ही थे, क्योंकि हम लोग सारे परिवार को बहुत अच्छे से बांध कर रखते थे। और एक फैमिली का ये प्रिंसिपल बनाया था कि कभी भी कोई आपस में एक बात नहीं शेयर करेगा। अगर हम आपस एक दूसरे की बात शेयर करेंगे तो नैरेटिव बिगिंस एट होम, तो उस पर हम काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके थे। पर उनका मन ये नहीं होता था कि हम लोग सेंटर पर रहने लग जाएं, तो उनको वो लाइफ पसंद नहीं थी। तो खैर उन दिनों जगदीश भाई भी मुझे बहुत कहते थे कि उर्मिल आप सेंटर पे रहो, हम आपके पेरेंट्स को कह देंगे कि उर्मिल नौकरी करती है और हम आपके घर में तनख्वाह दिया करेंगे। पर मुझे लगता था कि सेंटर की लाइफ में मुझे भी लगता था कि शायद मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उन दिनों का जो लाइफ स्टाइल था, हम लोग बहुत फ्री कल्चर में की कल्चर होती थी, वो मुझे भी कम भाती थी। तो मुझे लगता था कि मैं नहीं एडजस्ट हो पाऊंगी और कल को ऐसा ना हो कि मैं सेंटर रहूं और फिर मैं वहां से वापस हो जाऊं। तो इसलिए मुझे लगता था कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तो इस मेरी पर्सनल लाइफ का डिसीजन भी मेरा पर्सनली क्लियर थी। तो जगदीश भाई मुझे कहते थे, तो मैंने एक बार उनको कहा, भाई साहब मैं ना एक बार विदेश जाना चाहती हूँ और यदि मुझे विदेश में अच्छा लगेगा तो मैं वहां के पैटर्न पर आकर के इंडिया में सेंटर खोलूंगी। तो उन्होंने मेरा इमीडिएट 56 डेज का ट्रिप बना दिया था और जिसमें उन्होंने पूरा यूरोप का ट्रिप बनाया था 1991 में। और जब मैं वहां पर गई तो मुझे वही सिस्टम्स और तौर तरीके मिले जो मुझे अच्छे लगते थे, कि जैसे बहनें जब किसी गेस्ट से, कोई बाहर के व्यक्ति से बात कर रही हैं तो मैं उनको नोट करती थी, वो ही हेलो करके बात करती हैं। और फिर अगर कोर्स कराती हैं, उनकी बात को सुनती हैं और उनकी लैंग्वेज में उनके ज्ञान को देती हैं। तो मुझे ये चीजें बड़ी अपीलिंग लगती थी और मुझे बड़ा ज्ञान बड़ा प्रैक्टिकल लगता था कि ये कोई खाली ऐसा बीकेआईट्स वाली लाइफ नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है। तो वहां से मैंने अंदर में एक विदेश में बहनों ने मुझे कहा भी कि उर्मिल आप यहीं रह जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी तो भारत ही, लेकिन मैं भारत में जाकर विदेश के पैटर्न पर अपना एक सेंटर खोलूंगी। तो यहाँ पर एक ये संकल्प लेकर के आए और उसी समय बाबा ने भी एक मैसेज दिया था कि बच्चे, जो महारानी होती है उसका एक स्थान होता है, तो आपको एक स्थान बनाना चाहिए। तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि बाबा ने एक बहुत अच्छा जो ये टाइटल दिया कि बच्चे, जो महारानी होती है उसका एक स्थान होता है और वो चक्कर लगाती है। तो मैंने इस बात को ठान लिया और फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। परिवार वालों ने खैर फिर सेंटर बनाने में बहुत मदद की और इस प्रकार से बाबा का एक सुंदर सा छोटा सा स्थान बनाया जहाँ से बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं। और वन ऑफ इट्स ओन काइंड था। जब ये सेंटर 1997 में बना था तो लोग इस सेंटर को देखने के लिए आते थे। तो मैंने उसमें थोड़े से काफ़ी ऐसी बातें थी जो यज्ञ के अंदर उस समय नहीं थी इंडिया के अंदर, कि जैसे आगे रखना, ये भी एक बड़ा उस समय चैलेंज लगता था। और सामने कारपेट्स डालना, जैसे हॉल वगैरह में, ये कल्चर बिल्कुल नहीं थी इंस्टीट्यूशन में।
तो मैंने इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम्स, क्योंकि मैंने विदेश से मैं इन चीज़ों से थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी कि ये सब चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं जैसे हम बनाना चाहें। तो मैंने फिर उस हिसाब से जो मुझे लगा कि जिन चीज़ों को परिवार वाले भी एक्सेप्ट करेंगे और यदि इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर आएंगे तो वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सेंटर का रूप दिया था। और फिर एक दिन जिक्र हुआ कि मधुबन में निर्वैर भाई ने ये कहा और सभी हम लोग मानते थे कि दिल्ली में एक बड़ा चाहिए। तो करुणा भाई जी एक बार पालम बिहार में आए तो उस समय जस्ट हम लोगों ने 97 में यहाँ रहना ही शुरू किया था आश्रम पर, और उन्होंने ये बात सामने निकाली कि इस तरह से यज्ञ के अंदर एक बात चल रही है कि यज्ञ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर होना चाहिए। तो मैंने मन में, क्योंकि मैं शुरू से बहुत रेवोल्यूशनरी विचारों की तो थी ही कि जिस काम को करना है तो बस करना ही है, और जब तक वो यस और नो नहीं हो जाता है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने मन में ठान लिया और मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और आप भी पीछे नहीं हटना, और मैं भी आपसे आगे ही रहूंगी, तो और आपको मेरी इसमें पूरी मदद भी करनी होगी। तो जैसे ही मैंने बाबा के साथ इस बात को रखा कि ये लैंड प्रोजेक्ट जो शांति रिट्रीट सेंटर का हम दिल्ली में करना चाहते हैं, तो मुझे इसको करना है। लोगों ने रहना भी करती थी तो बड़ा चैलेंजिंग था, कोई स्टूडेंट्स भी नहीं थे, एकदम हम लोगों ने रहना ही शुरू किया था। और यहाँ पर लोगों आए, कोर्स करें, स्टूडेंट्स बने, तभी तो सेवाएं आगे बढ़े ना। कोई 2-4 ही ऐसे आते थे, तो वो भी नए लोग थे। फिर उनके साथ मिल करके मैंने जो है, मैं गाड़ी चलाती थी उन दिनों, तो मैंने क्या किया, फिर एक भाई जो थे मदर के बेटे थे, वो ज्ञान में तो नहीं थे, उनको लेकर के मैं ड्राइव करके गाड़ी में और जमीनों को देखने जाती थी। और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि मैंने पूरा 1 वर्ष इस लैंड प्रोजेक्ट को चलाया, जिसमें करीबन पूरे हरियाणा के अंदर 100 के करीब जमीनों को देख डाला होगा। और फिर ये यज्ञ के अंदर इतना प्रोजेक्ट हिल गया था, क्योंकि शुरू में तो ये लगता था कि जमीन ले या नहीं ले या नहीं ले, लेकिन इतनी सारी बातें सामने आ गई थी, फिर यज्ञ को लगने लगा था कि हाँ हमें इस प्रोजेक्ट को अब करना ही है, और दिल्ली के अंदर या दिल्ली के नज़दीक में हमें कोई ऐसा स्थान बनाना है। तो अब ये जगह की बात थी कि किस जगह लिया जाए, क्योंकि जिस जमीन पे हाथ डालते थे बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, 100 एकड़ जमीन थी, कोई 30 एकड़ थी, कोई 50 एकड़ थी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। और एक जमीन को लेने के लिए, देखने के लिए हम लोग निकलते थे, तो लोग उसको क्या करते थे, उनको पता लगता कि इनका कारवां निकल रहा है, जिसमें निर्वैर भाई की गाड़ी भी, दादियों की गाड़ी भी, और जगदीश भाई भी, आशा बहन, ब्रिजमोहन भाई, पूरी 10-15 गाड़ियों का कारवां जब निकलता था तो वो क्या होता था, उसका रेट चढ़ा देते थे। और फिर दूसरे डीलर का फोन आता था कि आपको जमीन लेनी है ना, वो जमीन अब हमारे पास है, हमसे ले लीजिएगा। तो फिर मैं उनको कहती थी अभी आप अपने पास रखिएगा, ये हमको नहीं चाहिए। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि प्रकाशमणि दादी जी मद्रास में थे और उन दिनों मोहिनी बहन जी भी थे उनके साथ में, तो उनका मेरे पास जनवरी मास के दिन थे, फोन आ गया अचानक कि उर्मिल हम लोग जमीन देखने को आ रहे हैं, मॉर्निंग में हम पहुंचेंगे। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि दादियों ने कैसे इस जमीन को पसंद कर लिया, और हमारी दादियां कितनी भोली हैं। उसमें एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर ना, जैसे 1 लाख रुपए पर एकड़ जमीन को वो लोग 1 रुपया पर एकड़ लिख देते हैं, और नीचे लिख देते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से उन्होंने लिख दिया था, और वो पेपर्स मैंने माउंट आबू भेजे थे, तो उन्होंने इसको समझ लिया कि 1 रुपए की 1 एकड़ जमीन है, और वो लोग जमीन देखने आ गए। और मेरे को बड़े शर्म भी आए, मैंने कहा इन्होंने इस जमीन को देखेंगे तो दादी क्या बोलेंगे। अब वो लेने जाना उनको, और उनका पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करना दादी का एक बड़ा चैलेंज था। खैर मैं गई वहां पर पांडव भवन में और सारा उनको जमीन दिखाया। अब जमीन दिखाने के बाद उसमें एक जो ओरिजिनल जिसके पास ये जमीन थी, 2 लोग थे उसमें, तो वो एक तो जात था जो नहीं था उन दिनों, तो उसने अपने दूसरे पार्टनर को बोल दिया कि अचानक आ रहे हैं तो तुम जमीन दिखा देना। अब उनको लगा कि इनकी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ रही है, इस जमीन को खरीद लेंगे। तो उसने क्या किया कि बाद में
मेरे को पहले जमीन दिखा दी और जमीन दिखाने के बाद उसने कहा कि मैं आशाराम बापू का ऐसे ऐसे चेला बोल रहा हूँ, आपने जिसके साथ बात की है ना वो डील, आप उसके साथ डील नहीं करना और मैं आपको जो है ना ये जमीन दिला दूंगा और सस्ते में भी दिला दूंगा। तो मैं उसकी आवाज को पहचान गई और मैंने उसको बोला आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं ऐसे ऐसे आशाराम बापू का चेला बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने सवेरे जमीन दिखाई थी, आप वही बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं मुझको? तो मैंने बड़े स्ट्रांगली बात की और मैंने उसको बोला कि आप ये समझते हैं कि मैं छोटी हूँ और आप मुझे चला लेंगे? मैंने कहा आप मुझे नहीं चला सकते हैं, आपके पास अगर जमीन है और आप हमें दिखाना चाहते हैं तो आप हमें बताइए और आप हमें दे दीजिए, इसमें क्या फर्क है, लेकिन आप इस तरह से हमसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? खैर काफी बातें हुई, उसको ये पता लगा। तो मैंने कहा देखो हम लोग समझदार बुद्धू नहीं बना सकते। तो बहुत तरह के इस तरह के फ्रॉड केसेस आए थे जिन्होंने चलाने की कोशिश की थी। अगर मैं ये बातें सुनाऊं तो पूरा शास्त्री बन जाएगा। तो खैर एक तो इस तरह की बात रही। और फिर मेरा कहने का भाव है कि यहाँ भी जो ये चैलेंज को मैं ओवरकम कर पाई और सक्सेसफुल हो पाई जमीन के मामले में, वो उसके भी पीछे जो रीजन रहा कि वो कंटिन्यूस अगर हम किसी चीज के पीछे मोहब्बत से लगे रहते हैं तो वो मोहब्बत हमारी कितनी भी मेहनत हो वो मेहनत नहीं लगती है, लेकिन वो मोहब्बत के कारण से सफल हो जाता है। तो इस कारण से फिर मेरा यज्ञ में रेखा गणेशन बहुत हो गया था। सब लोग पहचानते थे कि उर्मिल बहन ऐसे काम कर देती है जो हम बड़े भाई बहन नहीं कर पाते, इसने पूरे यज्ञ को हिला दिया। खैर वो सब छोटी बातें थी, मेरे को ये बातें कभी बड़ी नहीं लगी थी और ना ही मैं कभी बड़ों को बहुत ज्यादा इस विषय में बताया भी करती थी। जितना मेरा फर्ज होता था मैं उसको करके मैंने यही समझा था कि मैंने तो ये एक बहुत छोटी सी सेवा की है, अगर मैं भगवान के कार्य में काम आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हुआ था यूजीसी के साथ का। जगदीश भाई ने मुझे कहा था, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे जिन दिनों मैं एमएससी में थी, तो वो प्रोफेसर एलएस कोठारी हुआ करते थे और उनके जो फादर होते थे ना वो डीएस कोठारी होते थे। तो डीएस कोठारी आपको शायद मालूम हो कि वो यूजीसी के चेयरमैन थे और जगदीश भाई के मन में बहुत आता था कि उन दिनों अगर हम ये लिखवा लें इनसे कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो ये प्रोफेसर कोठारी थे मुझे पढ़ाया करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझसे थोड़ा सा बात भी किया करते थे, लेकिन कभी समझाया भी करते थे कि उर्मिल तुम्हारी नहीं को अडॉप्ट कर, ठीक समझाते हैं, आप मेरे फादर के समान है, आप मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार आकर देखिए, अगर आपको कोई ऐसी बात लगे तो मुझे बताना। तो वो आए भी थे और वो मुझे फिर अपने फादर के पास बुलाया करते थे और उनके फादर जो यूजीसी के चेयरमैन थे वो ये कहा करते थे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के अंदर अहिंसा को फॉलो करता है तो वो मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो मेरे को बुलाते थे, मेरे से बात किया करते थे और वो बताते थे कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है पत्थर फेंकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, हड़ताल करते हैं, उन लोगों को भूख हड़ताल करनी चाहिए जिससे जीवन में संयम आए, अपनी बात को मनवाएं। तो मैं उनके पास जाती थी। तो उन दिनों एक बार ये प्रोफेसर एलएस कोठारी हमारे साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस चल रही थी माउंट आबू, उसमें गए थे। तो वहीं पर उनको खबर आ गई कि प्रोफेसर डीएस कोठारी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बीच में आधा छोड़ करके उसको आ गए थे और ये पांडव भवन में ही उन दिनों यूनिवर्सल पीस हॉल में कॉन्फ्रेंस थी, या फिर मैं समझती हूँ कि हमारा कोई प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस उसमें था, मेडिटेशन हॉल जो है ना बड़ा, उसमें था। तो उस समय फिर ये वापस आ गए और इनकी तबीयत काफी खराब थी। तो जगदीश भाई जी ने मुझे कहा कि उर्मिल आप इनसे ना लिखवा करके दीजिए किसी भी तरह से कि इस तरह से ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जगदीश भाई भी शायद दिल्ली से आबू जा रहे थे, तो जाते हुए वो एक फलों का टोकरा लेके गए और जयपुर में थे उन दिनों वो, तो उन्होंने उनको दिया, क्योंकि उन दिनों कोई टेलीफोन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, ये भी शायद कोई 80s के आसपास की ही बात है। तो वो गए वहां पर और फिर पूनम बहन जो जयपुर में है
तो उनको साथ लेकर के गए और फिर उन्होंने मुझे बुलाया था, इन्होंने प्रोफेसर DS कोठारी ने, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मैं हमारे यहाँ से जयपुर से पूनम बहन जी आ रहे हैं आपके पास आपका हालचाल पूछने के लिए। तब फिर बातों बातों में उनसे साइन करा लिए गए थे कागज पे कि ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक ही रिकॉग्निशन उस समय मिल गई थी। और कुछ एक दो एक्सपीरियंस और अगर मैं शेयर करूं तो बाबा की मदद के विदेश यात्रा के दौरान भी रहे, जिसमें मैंने देखा कि एक बार मेरा पर्स चोरी हो गया था जब मैं साउथ अफ्रीका से वापस लौट रही थी। अब मुझे लगा मैं बहनों को तो नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये था कि बहनों को मैं बताऊंगी तो बहनें मुझे पैसा देंगी और फिर उसके बाद वो वापस नहीं लेंगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा बाबा अब तो आप ही मेरे साथ हो, मैं तो आपके ही भरोसे पर निकलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे पास पासपोर्ट था और अपना वीजा वगैरह लगा हुआ, यही सब चीजें थी, करेंसी का एक कॉइन भी नहीं था। मैं बाबा के भरोसे पर निकल पड़ी और आप विश्वास करेंगे कि निश्चय इतनी बड़ी चीज होती है कि वहां पर एयरपोर्ट पर आई तो कुछ दिक्कत आई। उन्होंने कहा आपका एयरपोर्ट टैक्स नहीं पे हुआ है। तो मैंने वहां पर जॉनिसबर्ग में जो सिस्टर ने मेरा प्रोग्राम बनाया था उनसे बात करी उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट टैक्स तो हम पे कर चुके हैं इनका। तो मुझे वहां से मपूटो जाना था और मपूटो की फ्लाइट फिर मेरे लिए रुकी और मैं उस फ्लाइट में गई और फिर मपूटो पे जब पहुंची तो वहां पर भी फिर कुछ पैसे की बात आई। तो जैसे ही उन्होंने पैसे की बात की तो जो लोग मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे ना, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं सिस्टर आप हमारी मेहमान है, आप नहीं देंगे। तो बाबा ने मुझे मैंने फिर भी बोला कटसी, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं, आप नहीं देंगे। तो जो मुझे लेने आए थे उन्होंने वो टैक्स पे किया। और फिर जब मैं वहां चली गई, वहां सेवा करने के बाद वापस लौटने लगी तो मन में हल्का सा संकल्प था कि अब दिल्ली वापस लौटना वाया कैलकाटा, तो कोई छोटा ट्रिप तो नहीं है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप तो साथ हो ही, देखा जाएगा अब जो भी होगा। तो मैं कहूंगी तो कहीं भी नहीं। फिर मैं वहां से भी निकल गई, मपूटो से निकल के, और उन दिनों शायद राखी का प्रोग्राम था जिसके लिए मैं गई थी, राखी बांधने के लिए वहां पर। तो वहां के सिस्टर इंचार्ज ने मुझे बोला कि सिस्टर एक गुजराती सिस्टर है यहाँ पर, हम ना उनके वहां पर चलते हैं, आप उनको ना राखी बांधिएगा और उनकी जो है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, देख करके आते। मैंने कहा जैसे आप ठीक समझे। तो वो मुझे ले गई। आप अपनी नेचर को तो जानते हैं, आप गुजराती गुजराती कैसे होते हैं। तो मैं गई, राखी बांधी, बाबा का संदेश दिया और संदेश देने के बाद उसने थोड़ा कुछ और मुझे इस बहन को ही देना चाहिए। तो मैंने उस बहन को हैंड ओवर किया कि प्लीज आप रखिए। कहती नहीं ये तो आपको ही लेना होगा। तो मैंने काफी कहा लेकिन उसने नहीं लिया। तो खैर मैं आ गई, फिर एयरपोर्ट पर आई और एयरपोर्ट से फिर कैलकाटा उन्होंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं आपको। मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी। कहते नहीं हमारे पास टिकट्स विकेट सब कुछ है, व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, आप चलिए। तो मुझे जो भी प्लेनेटोरियम वगैरह था वो सब दिखा के लाए और फिर मैं इस तरह से दिल्ली वापस आ गई। और दिल्ली की धरती पर जब मैंने पाँव रखा तो बाबा का थैंक्स किया कि बाबा आप इतना मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि करेंसी हाथ में होनी चाहिए तभी आप कोई विदेश का ट्रिप कर सकते हैं। और मैं तो साउथ अफ्रीका से मपूटो से शायद इथोपिया भी गई थी और इथोपिया से फिर कैलकाटा से दिल्ली वापस लौट आई, जबकि एक पैसा मेरे हाथ में नहीं था। इसी प्रकार से मेरे साथ एक बार वीसा का भी हुआ था कि मैं जब गई थी पूरा जो ये भाई साहब ने यूरोप का ट्रिप बनाया था, तो हम जर्मनी से स्विट्जरलैंड चले गए थे। अब मेरे पास सिंगल एंट्री वीसा था। अब स्विट्जरलैंड से ज्यूरिख से हम लोगों को वापस आना था, तो मेरे पास डबल एंट्री वीसा होना चाहिए था क्योंकि जर्मनी में दोबारा एंटर करना था। तो मेरे साथ जो सिस्टर ड्राइविंग कर रही थी तो उसने पूछा कि मिलबेन आपके पास सिंगल एंट्री वीसा कि डबल एंट्री वीसा, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, 1991 की बात है। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास क्या होता है सिंगल एंट्री वीसा और डबल एंट्री वीसा। तो उसने कहा कि अब हम दोबारा एंटर कर रहे हैं तो आपके पास डबल एंट्री वीसा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तो अब आप देखो। तो उसने देखा तो मेरा सिंगल एंट्री था।
कहती अब तो हमें 3 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, और अगर इसने हमें रोक लिया, फिर उस दिन फ्राइडे था शायद, और हमें कहीं होटल में रुकना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ से बहुत दूर आ चुके थे सेंटर से। तो अब क्या करें? तो मैंने भी बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा देख लो, अब आपका टेस्ट है, आपने कहा था ना मैं साथ निभाऊंगा। तो मैं मीठा मीठा बाबा को मन में बुलाना दे रही थी, बाबा आप आगे मैं पीछे। तो क्या था, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रही थी, वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो वो जो वहां पर पुलिस मैन था वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही था और मैं राइट हैंड साइड पर गाड़ी में बैठी हुई थी। तो उसने देखा और देख करके मैंने बड़े स्माइलिंग फेस से उसको बोला हेलो, तो उसने भी मेरे को देखकर बोला हेलो, और पासपोर्ट उसका मांग लिया। जो पेट्रा बहन थी जर्मनी की, उसका पासपोर्ट मांग लिया। पासपोर्ट देख करके तो दौड़ाई ताकि पीछे से कोई बात ना हो जाए। नहीं तो एक ये बहुत बड़ी बात थी कि आप स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री से आप बाहर निकल जाएं, जो एक बाबा की बहुत बड़ी मदद थी। तो मैंने देखा कई बार इनोसेंस भी काम आती है यज्ञ के अंदर। और मैं समझती हूँ टाइम हो गया, एक लास्ट एक्सपीरियंस मैं गुलजार दादी जी के साथ का भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुलजार दादी जी के साथ भी हम बहुत नज़दीक रहे और दादी से बहुत सी बातें सीखी। जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था दादी जी के साथ का, दादी जी से हम मिल रहे थे मधुबन में। दादी जब एक बार बॉम्बे के बाद आई थी वापस मधुबन में, तो उस समय दादी अपने ही जो उनका बैठक है जिसमें वो सबसे मिलती हैं, उसमें टहल रही थी। तो मैं मिलने के लिए गई दादी जी के पास। तो मैंने कहा दादी जी ओम शांति, मुझे आपने पहचाना? क्योंकि कई बार इतने समय के बाद दादी कहती हाँ उर्मिल तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान रही हूँ। फिर दादी ने टहलते टहलते मुझे एक बात बोली। तो दादी जी ने कहा कि देखो उर्मिल, कभी भी जब आप कोई भी काम करते हो तो मन में क्या मेरे चल रहा है उन संकल्पों को अवश्य चेक करते रहो। कभी भी मन में कोई भी ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए जिससे हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाए। तो चलते चलते दादी रुक गई और मुझे एकदम ऐसे लगा जैसे ऊपर से कोई फरिश्ता मुझे कोई मैसेज दे रहा है। तो ये दादी की बात मैंने बहुत अच्छे से पकड़ी और मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी रियली ये मेरे लिए एक वरदान है आपका, मैं इसको हमेशा साथ रखूंगी। और दादी की जो बुद्धि थी वो बड़ी तीक्ष्ण थी। मैंने देखा कि हमारे लौकिक परिवार में दादी जी बहुत आया करते थे, क्योंकि डॉक्टर एमडी गुप्ता, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर मंजू गुप्ता के हाथ का भोजन उनको बहुत अच्छा लगता था। और डॉक्टर मोहित और डॉक्टर एमडी गुप्ता तो उनके ट्रीटमेंट सारा वो दिल्ली में उन्हीं के थ्रू होता था सारा ट्रीटमेंट। तो बहुत घर में आकर के काफी समय बैठा करते थे, स्पेंड किया करते थे। तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन उनसे, बहुत उनकी क्लोजनेस का अनुभव होता था। उनमें इनोसेंस की फीलिंग आती थी, एक कंसंट्रेशन की, न्यारेपन की। ये फीलिंग्स मैंने देखा कि उनके द्वारा हमको बहुत ज़्यादा आया करती थी। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें रही जो दादी के साथ हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे और बहुत अच्छे से दादी ने हमें आगे बढ़ाया। और आज उन सब की बदौलत ही हम लोग यज्ञ में अपने आप को, मैंने देखा कि बातें तो बहुत आती हैं, हर मोमेंट पर चैलेंज होता है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग काम किए। जैसे एक बार जैसे अभी बता रही थी अपनी पूनम बहन, एक बार ऐसे ही मन में आया तो एक मैराथन कर डाली, जो मैराथन पूरे दिल्ली लेवल पे ऑर्गेनाइज करा दी। तो सब लोग देखकर बड़े दंग रह गए कि तो स्पोर्ट्स विंग का काम होता है कि आपने कैसे कर डाला। इसी तरह से जेंडर इक्वालिटी का प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर भी बहुत सारे हम लोगों ने रोल प्लेज और बहुत इस तरह के यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर, दिल्ली के स्टूडेंट्स को लेकर के काम करना थोड़ा मुश्किल होता और जगह पे लोग आसानी से मान जाते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो वहाँ पे बहुत से उनके ऊपर उनके वो रख दिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और स्किट्स और ये वो सब चीज़ें। तो लोग देखने के लिए आए, उनको बड़ी हैरानी हुई। और एक ही बहुत वंडरफुल टचिंग हुई कि नेशनल आर्टिस्ट पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक सर्कुलर निकाल करके और पूरे नेशनल लेवल की पेंटिंग्स जो थी उनके कॉम्पिटिशन्स रखे, जिस माउंट आबू में जो अपने कॉन्फ्रेंस में समिट्स होते रहे उनके दौरान।
तो उसमें भी 500 के करीब आर्टिस्ट वहां पर पहुंचे पूरे इंडिया से, जो कि अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड था, जिसमें जानकी दादी जी को बहुत अच्छा लगता था। आर्टिस्ट के बीच में आके बैठ जाती थी और दादी के पोर्ट्रेट्स वो बनाते थे, दादी जी उनसे बात करती थी, तो बहुत अच्छा वो समय था और दादी जी उनको बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। अभी भी मैंने फिर कुछ आर्टिस्ट लोगों का कहा कि अभी दादी जी का दिन आ रहा है 27 तारीख, और गुलजार दादी जी ने भी ऐसे शरीर छोड़ा, आप कुछ पोर्ट्रेट्स उनके बनाएंगे उनकी श्रद्धांजलि के, उसमें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो उनके पोर्ट्रेट्स भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने अपना काम था वो कराया, और हम तो अभी भी निमित्त मैं अपने आप को समझती हूँ, मैंने कभी अपने आरा नहीं समझा, हमेशा मेरे को ये सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रखी कि मुझे सीखना है, सीखना, और हर मोमेंट मैं सीखती रहती हूँ, चाहे छोटा ही कोई मुझे कुछ ना कहे, पर मुझे सीखने से ये लगता है मैं हमेशा अपने में उमंग उत्साह महसूस करती हूँ और नवीनता भी महसूस करती हूँ। ओम शांति। बाकी आपकी तरफ से कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वेलकम। आई थिंक टाइम भी हो चुका है, जैसे आप कहें। की शक्ति क्या होती है, ये आपके अनुभव से और सीखने को मिला कि कुछ भी हो जाए दृढ़ता हिलनी नहीं चाहिए, और हिम्मत है तभी तो बाबा की मदद हम बच्चों को मिलती है, और उसी हिम्मत के आधार से आपने हर कार्य में विजय पाया है। सुभाष भाई जी, ओम शांति। ओम शांति सुभाष भाई। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे, बहुत अच्छा दादी जी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी सुनाएंगे। हाँ जी, इस दादी ने हमें भी बहुत, जी जरूर, क्यों नहीं, बहुत पालना दी जी। निमेश भाई। हाँ जी, जी दादी ने सभी की पालना की है, पूरे यज्ञ की पालना की है। यज्ञ आजकल है ही दादी जी की वजह से इतना बड़ा। आज संदेश में आज भोग लगाने गए थे नीचे, तो बाबा ने ये बोला कि बच्ची ने जी सबको आगे बढ़ाया, सबको साथ लिया। अभी बच्ची को बाबा साथ लेके सारी दुनिया घुमाएगा और बाबा सेवा कराएगा बच्ची को साथ लेके। आज शिवानी बहन ने संदेश भेजा ना, दिया बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो घुमाएगा, पूरा जी घुमाएगा और बाबा के साथ साथ सेवा भी कराएगा, ऐसे बाबा ने जी। दो शब्द आप भी कहें। हम लोगों ने इधर भोग लगाया था। कल हमारे साथ शिवानी बहन थी, यहाँ जो दादी कॉटेज है ना, दादी कॉटेज, तो नीलू बहन ने खास को बताया कि भाई यहाँ भी भोग लगाओ कॉटेज में। ये सब करते थे, तो फिर शिवानी बहन यहाँ थी, तो हमने शिवानी बहन को बोला चलो अपन भोग लगाते। तो हम 4-5 लोग थे यहाँ, तो बहुत अच्छा वातावरण, और ऐसा फील हुआ कि दादी इधर ही है। मतलब इतना अच्छा वातावरण बन गया था कि दादी हमारे बीच में से गई नहीं है, दादी इधर ही है, ऐसे हमको मतलब भासना है। जी, ये तो है, दादी की तो बहुत बड़ी खासियत थी। आपने सुना बहुत अच्छा। अपनी उर्मिल बहन ने थोड़े से समय में सागर के समान इनके अनुभव, लेकिन गागर में भर के, और इतने ऐसे इंटेलेक्चुअल लेवल की सेवाओं के जो इन्होंने दिल्ली के अंदर साहसिक कार्य किए, हमें भी अभी तक पता नहीं था। आज सुनकर के ही पता चला कि इन्होंने बहुत ऊंची सेवाएं दिल्ली के अंदर की हैं, क्योंकि कई बार जो है मीटिंग के अंदर उन सेवाओं की तो चर्चा होती है, लेकिन कभी कभी नहीं सुन पाते हैं पूरा, तो इसलिए। लेकिन आज सुनकर के बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच में हमारे सबको हिम्मत दिलाने वाली और हिम्मत से सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली उर्मिल बहन हम सबके साथ है, और भी आगे आप इसी तरह से दिल्ली की सेवाओं के अंदर नवीनता लाएंगे, ऐसी उम्मीद आशा आपसे रखते हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक्स हम सब बहनों की ओर से, जो आपने इतनी अच्छी सेवाओं की उमंग उत्साह भरी अनुभव की, जो जीवन कहानी आपकी कदम रखते ही शुरू हुई थी और आज तक भी वो उतनी स्पीड से ही चल रही है कि अभी आप जो है दादी जानकी जी के श्रद्धांजलि के
सभा के अंदर फिर से उसी कल्चरल को ही साथ लेकर के आप एक हमारे उत्तरदायित्व को कम कर रहे हैं और वो सेवा आप निभा रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा थैंक्स। ओम शांति। नहीं, आप सब बाबा अपनी सेवा अपना कार्य अपने आप कराता है, और आप सब ने मौका दिया आज आप सब इतने सब भाई बहनों के साथ जुड़ने का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। आगे भी आप में मिलते रहेंगे, बहुत सी बातें होती हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। वास्तव में उर्मिल बहन 1 घंटा तो कम ही पड़ गया है, क्योंकि आपके अनुभव का विस्तार ज्यादा है और समय कम मिला, फिर भी पूनम बहन ने कहा सागर को घाघर में आपने समाया, और बहुत बखूबी आपने बहुत सारी बातों को इतने छोटे से समय की अवधि में पूरा भी किया, तो इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। और चलिए कुछ पल शिव बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज की सभा को पूरा करेंगे। तो ओम शांति। ओम शांति। तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाला,